ऐसे खतरनाक लोगों के साथ आपको कभी डर नहीं लगा? इस तरफ बाग, फिर आप चंबल चले जाते हैं। कितने बागियों को आप खेती के काम में लगा चुके हैं? इसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका कुछ अंदाजा है आपको? 18 से मथुरा कैसे बन गया? इससे बड़ी कोई डकैती होगी क्या होगी? नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जिन्होंने, जो वाकई में बाघ थे उन्हें, और जो बागी बन गए थे और अपने आप को बाघ समझने लगे थे उन्हें, दोनों को उनके मूल ठिकानों पर वापस लाया और उन्हें उनके ठिकानों पर पुनर्स्थापित करने का काम किया। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का टाइगर रिजर्व को फिर से बागवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो चंबल के बीहड़ों में हरियाली लाकर बागियों को वापस उनके गांव और उनके खेतों में लाने का काम किया। जिनके हाथों में कभी घातक हथियार हुआ करते थे, उनके हाथों में उत्पादक खेती के औजार पकड़ाने का काम किया। मित्रों, सरकारें जो काम हजारों करोड़ की परियोजनाएं बनाकर नहीं कर पाती, ऐसे असंभव कार्य को इस फकीर ने अकेले अपने दम पर समाज के सहयोग के साथ पूरा करने का काम किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निहत्थे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की हथियारबंद विशाल काय सेना को पराजित कर देश को आज़ाद कराने का काम किया। हालांकि गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मगर इस शख्सियत ने जो काम किया है वो काम गांधी का ही है और गांधी के रास्ते पे चलकर किया है, तो कह सकते हैं कि आप गांधी के अनुयायी भी हैं। समाज ने इनके कार्य को सराहा है और सम्मानित भी किया है। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार और दुनिया का पानी का नोबेल कहा जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज जैसे कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के एकमात्र वाटरमैन, जल पुरुष राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह ने ऐसे असंभव कार्य को संभव कैसे बनाया, इस पूरी कहानी को सुनेंगे आज उन्हीं के जुबानी। तो राजेंद्र जी बताएं, ऐसे कार्य, ऐसे असंभव को संभव आपने कैसे बनाया, वो भी ऐसे खतरनाक लोगों के साथ? आपको कभी डर नहीं लगा? देखो, मैं तो आयुर्वेद का मूलतः वैद्य था और फिर भारत सरकार में जयपुर में था, 4 साल रहा। उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं सरकार में रह के वो सब काम नहीं कर सकता जो मेरी आत्मा करना चाहती है। इसलिए छोड़ के अलवर जिले के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव में, जो कि सरिस्का की बाउंड्री पर है जी, काम शुरू किया। वहाँ रतौंधी रोग था, पहले उनका इलाज किया और फिर उन्होंने कहा पानी चाहिए, तो फिर पानी का काम शुरू किया। तो आप वैद्य भी हैं? हाँ, मूलतः मैं वैद्य हूँ। वाह। जब गोपालपुरा में पानी का काम शुरू हुआ तो एक बात समझ में आई कि गोपालपुरा उजड़ रहा था, और आज केवल गोपालपुरा नहीं, सरिस्का के चारों तरफ के लोग 80 के दशक में बेपानी होकर उजड़ रहे थे, और जो कुछ सरिस्का में जंगल था उसको जंगल को काट रहे थे। जानवरों का बड़ा जीवन मुश्किल था। तो उस काल में पानी का सोर्स सरिस्का में नहीं था अंदर। जितने भी वाटर होल थे वो सब सूखे थे। तो ये जब वाटर होल पे पानी भरते थे तो शिकारी को पता था कि वहाँ टाइगर पानी पीने आता है, तो उनके लिए पोचिंग करना आसान था। 2000 में ये बात मैंने उठाई थी पहली बार कि सरिस्का बेबाग है, सरिस्का में अब बाघ नहीं है। क्योंकि जब हम सरिस्का में पानी का काम कर रहे थे अंदर घूम घूम के, तब हमें बाघ पहले दिख जाता था, फिर नहीं दिख रहा था। तो सरिस्का के अंदर जाने में किसी ने आपको कोई समस्या नहीं खड़ी की? हमें बहुत समस्याएं खड़ी की। सरिस्का में जाने पर हमें बैन था और हमने कहा भाई हम बाघ के लिए और जानवरों के लिए और जंगल के लिए पानी का काम कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। हमें कहीं अपना, आज तक तुमने देखा होगा 15,000 से ज़्यादा
बांध जोहड़ बनाए, पर किसी पे अपना था कोई नहीं है, एक जी। भी छोटा भी, सब समाज के लिए और राज्य के लिए हैं। लेकिन राज्य को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मुकदमे फर्जी बनाए, पर एक भी मुकदमा चला नहीं। अच्छी बात ये हुई कि फिर सरकार को के बहुत सारे अफसरों को समझ में आया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर पा रही है। तो फिर भारत सरकार के फॉरेस्ट के सेक्रेटरी और ओबराय, उस ज़माने में ये होते थे भारत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, आईजी फॉरेस्ट होते थे वो, और हमारे राजस्थान के सेक्रेटरी फॉरेस्ट, इन सब ने मिलके बैठ के फैसला किया कि भाई तरुण भारत संघ को पानी का काम सरिस्का में करने दो। तो हम काम करते चले गए। हमने सिल्ली बेरी का बांध बनाया, भैरव घाटी में बांध बनाए, और अब तो हमारे सरिस्का के अंदर बनने वाले बांधों की संख्या 300 से ऊपर हो गई है। क्या बात है। जो केवल सरिस्का के जंगल में है, जो जमवारामगढ़ के जंगल से लेकर, जमवारामगढ़ का जो जंगल था, जो माइंस चल रही थी, तो फिर हमने सरिस्का की माइंस बंद करवाई सुप्रीम कोर्ट में लड़के। जब माइंस बंद हो गई और सरिस्का बेपानी था ही, तो बेपानी हो के बेबाक भी हो गया। तो 2000 में आते आते हमें पता चला कि ये है, लेकिन वो बात 2003 में सरकारी तौर पे इस्टेब्लिश हुई, और फिर सरिस्का में रणथंभौर से बाघ लाके बाघों को दोबारा से रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। तब तक हमारे बनाए हुए बांध जो जहाज में बना, जहाज वाला बांध, भैरव घाटी और इस पूरी वैली में जितने सारे हमने बनाए, उन सब के कारण, और पांडुपोल के ऊपर बहुत सारे वाटर बॉडीज बनाई, उन सब में से पानी हो गया था, पानी रिसने लगा था, और स्ट्रीम पेरेनियल हो गई थी। तो टाइगर उस स्ट्रीम में कहाँ पानी पिएगा, उस पोचर को कैसे पता चलेगा? तो थोड़ी पोचिंग को बंद कराने का काम हम लोगों ने सरिस्का के पूर्व दिशा में मेव और बहुत सारे बाबरिया रहते थे, उन सब को बंद कराने का काम किया। फिर स्कूल के टीचरों के साथ काम किया और बच्चों को ये सिखाया कि यदि बाघ रहेगा तो तुम स्वस्थ रहोगे, और यदि बाघ नहीं होगा तो ये इलाका स्वस्थ नहीं रहेगा। इन बातों के समझने से, वातावरण निर्माण होने से, मैं आज इन शॉर्ट कह सकता हूं कि सरिस्का में अब 40 से ज्यादा बच्चे बाघ सब हो गए। तो जो बेबाग सरिस्का था वो अब बागवान सरिस्का हो गया। जो सरकार को करना चाहिए था वो काम आपने किया। तो सरकार ने इसका पुरस्कार आपको क्या? सरकारें पुरस्कार उनको देती हैं जो सरकार की आंख बंद करके केवल सेवा करते हैं। कई तरह की सेवा होती है सरकारी अधिकारियों की, नेताओं की। तो पुरस्कार तो जो है वो नेताओं की सेवा करने वालों को मिलता है। मैंने तो आज तक किसी नेता की सेवा की नहीं, और ना मैंने कभी सरकार के सामने कोई झूठ बोला। मैं तो बाघों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ के माइन ओनर्स के हमलों का शिकार होता रहा, और फिर सरकार का शिकार होता रहा। यानी सरकार ने रोड़े ही अटकाए। यही सरकार का पुरस्कार था। में सबसे बड़ी अड़चन सरकार ने ही पैदा की। देखो, जिस तरह से बेबाग सरिस्का बागवान बना, ऐसे ही चंबल के बागियों की बंदूकें छुड़ाकर जी उनको किसान बनाया। अब तरुण भारत संघ के 50 साल पूरे हो रहे हैं इस पानी के काम के, जंगल के काम के, जमीन के काम के।
इन 50 साल में हमने जो सरिस्का के आसपास चारों तरफ पानी का काम करके लोगों में संवेदना जगा के जंगलों को बचाने का वो जो अनुभव था, उसने ये चंबल में बड़ी क्रांति की। तो चंबल आपको जाने में डर नहीं लगा? हमें किसी तरफ बाघ, फिर आप चंबल चले जाते हैं। नहीं, डर हमारे पास नहीं रहता और डर हमारे पास आता नहीं है। डर वहां आता है जहां लोगों के मन में लालच होता है। लोभी लालची हमेशा डरता है। हमारे पास ना लोभ है ना लालच है, तो हमारे पास डर कैसे आएगा? जी। तो हमें ना सरिस्का के बाघ से डर लगा कभी, और ना चंबल के बागियों से डर लगा। ये दोनों हमारे सबसे गहरे दोस्त हैं, चंबल के बागी और सरिस्का के बाघ। वाह। सरिस्का के बाघों को बचाने के लिए हमने पूरे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो अरावली पर्वत में खदानें चल रही थी, पहले सरिस्का टारगेट था, फिर पूरी अरावली को बनाया, उनको बंद कराया। और तुम समझ सकते हो कि खानों को बंद कराने का मतलब। हाँ, ये तो खानों को चलाने वाले तो खान लोग ही होते हैं। बड़े खान होते हैं। तो हमारे इलाके के जब पानी नहीं था हमारे इलाके में 80 के शुरू में, तो हमारे इलाके की लड़कियों को करौली धौलपुर के जो गुजर हैं वो खरीद के ले जाते थे, क्योंकि वहाँ तो बंदूक से पैसा आता था ना जी। तो उनके पास थोड़ा पैसा था, तो हमारे लोगों को पैसा दे के कुछ लड़कियों को ले जाते थे। तो एक लड़की थी भगवती को कुल 5,000 रुपये दे के ले गए वो। चौंडकिया गांव है एक, वहाँ चौंडकिया में, और उस गांव की वो जो ले गए थे उनका पहले नाम जगदीश था, फिर उसका नाम निर्भय हो गया था। जब जगदीश से निर्भय बना तब वो बड़ा डाकू हो गया था, बड़ा बागी। और उस बड़े बागी को, जिसको वो ले गया था भगवती को, वो उसको भूल गया, घर ही नहीं आया कई साल। अपनी पत्नी को? हाँ, पत्नी थोड़ी दुखी होके, नाराज होके अपनी माँ के पास चली गई और माँ से पूछा कि माँ, ये अब खेती कहीं होने लगी, जब तूने मुझे दिया था तब तो कुछ होता नहीं था। तो माँ ने कहा, एक पागल डॉक्टर आया है यहाँ, अब वो आदमी का इलाज नहीं करता, धरती का इलाज करता है। तो उसने जो पानी का काम करके धरती को ठीक किया ना, उससे आपने खेती होने लगी। तो भगवती ने कहा, माँ उसे तुम्हारे करने भेज दे। माँ ने कहा, वो पागल है, वो किसी के कहने से नहीं जाता। तुझे मैं एक तरीका बताती हूँ, तू अपने गांव के 5-6 बुढ़े आदमी भेज दे उसके दौरे, और वो उसके आश्रम में रहेंगे, वहीं खाएंगे, और फिर किसी दिन कह देंगे तो वो चला जाएगा। उसने यही किया, भेज दिए 5-6 बूढ़े आदमी, बूढ़े आदमियों के साथ में चला गया। उन्होंने भगवती की जमीन दिखाई। मैंने कहा, भाई हाँ, इस पे बंदा बन जाएगा। हमने उसमें एक बंदा बना दिया। भगवती बहुत समझदार थी। महिलाएं समझदार होती हैं। हाँ, होती ही हैं। क्या हुआ कि बंदा बनने पे जो ऊपर के घास पत्ते थे ना, वो सब
उसकी जमीन पे आके जम गए, खाद बन गया, मिट्टी बन गई। उसने सरसों का बीज बखेर दिया पानी सूखते ही, बहुत अच्छी सरसों हो गई। सरसों बेच के सबसे पहले अपने पति के लिए एक 5 रंग का साफा, पचरंगा और एक सफेद कुर्ता और धोती लेके आई। और अपने पति को संदेशा भिजवाया, मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे तक आ जाएगा तो मुझे देख लेगा, फिर नहीं मिलूंगी। ये लोग बड़े संवेदनशील होते हैं। उसको एकदम से याद आई और उसने अपने पूरे गैंग के साथ वो वहां आ गया मिलने। उसकी वाइफ ने, सुबह 4 बजे का वक्त है, उसकी वाइफ ने मुझे भी संदेश भेजा, मैं भी गया। उसने मेरे हाथ में थाली दी और थाली में सफेद कुर्ता और धोती और साफा था और थोड़ी हल्दी और थोड़े चावल थे, और बिना बोले मुझे इशारा करा यूं अपने पति की तरफ। मैं जानता नहीं था उसके पति को। उंगली से स्पेसिफिक इशारा किया, मैं समझ गया कि ये इसको देने को कह रही है, मैंने दे दिया। भाई उसके बाद जो बड़ी क्रांति हुई, ऐसी क्रांति मेरे जीवन में और कभी नहीं हुई। मैंने देखा कि मैंने दोनों हाथों से उसको थाल दिया और उसने उसके सीधे हाथ में जो बंदूक थी उसको बाईं तरफ पकड़ा और मेरी थाल पकड़ के 2 मिनट तो खो गया वो। 2 मिनट के बाद उसको होश आया और अपनी बंदूक घुमा के बाएं हाथ से अपने गैंग की तरफ फेंक दी और बोला, भाई अब मैं इसे नहीं चलाऊंगा। क्या बात। अब तो मैं इसके साथ रहूंगा जिसने 7 साल मेरा इंतजार किया। बस इस घटना के बाद उसके गैंग के बड़े लीडर्स ने कहा, जो और बाकी थे, उन्होंने कहा तुझे यहां कौन छोड़ेगा, पुलिस रहने देगी? कितने केस हैं? 90 मर्डर के है सब। उसने कहा अब तुम मेरी चिंता ना करो, जाओ तुम। ये गैंग का लीडर था अपने, निर्भय गुर्जर। हाँ, चला गया। ये दूसरा निर्भय गुर्जर था। ये दूसरा निर्भय गुर्जर था। ये जगदीश से निर्भय बना था। जगदीश से निर्भय। तो इसने ये जो बंदूक थी ये तो फेंक दी और लोगों ने उसको समझाना शुरू किया। उसने कहा तुम चले जाओ, मुझे समझाओ मत। तब तक मैं वहीं मौजूद था और मेरी तरफ इशारा करके कहा, देखो गांव में मेरे पानी हो गया ना मेरी जमीन पे, इसने करवाया ना, अभी यही बचा लेगा, तुम जाओ। अभी आगे की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। उस जमाने में एक बहुत ही ऑनेस्ट डीजीपी होता था राजस्थान का, शांतनु कुमार। मैंने सारी कहानी उसको आके चुपके से बताई। उसने अपने एसपी को बुलाया, मित्तल नाम का एक एसपी था, और उसको कहा कि भाई ये करना है। मित्तल ने उस आदमी पे जितने केस थे उसको अदालत में पेश करके, वो खुद ही पेश हो गया अदालत में जी, और सारे ईमानदारी से सारे केस माफ हो गए। केस माफ होने के बाद उसने आके तरुण भारत संघ ज्वाइन कर लिया। गांव गांव में गीत गाता था, मैं मारता था मरता नहीं था, मैं डरता था डराता था, अब ना मुझे डरने की जरूरत, ना मरने की जरूरत, ना मारने की जरूरत, अब मैं आजाद पंछी हूं, वाह, अब मैं समझदार हो गया हूं
इज्जतदार हो गया हूं, पानीदार हो गया हूं, क्या बात, मालदार हो गया हूं। क्या बात। तुम्हें भी मालदार बनना है, इज्जतदार बनना है, तो बंदूकें छोड़ो, पानी का काम करो। इस आदमी ने ये सबको जानता था। इस आदमी ने बड़ा काम किया और पानी के काम से होने से उस इलाके के जो भी चोर उचक्के डाकू थे, बागी थे, उन सब ने धीरे धीरे अपनी बंदूकें छोड़कर, फावड़ा उठा के, हल चला के खेती करना शुरू किया। तो जो बागी था वो किसानी में आ गया, जो बाग था सरिस्का का उजड़ गया था वो अपनी माद में आ गया, अपने घर में आ गया। बेबाग सरिस्का का बागवान सरिस्का बनना और चंबल के बागियों का किसानी में बनना, ये सब भगवान की कृपा से, प्रकृति के प्यार से हुआ। पहले पानी और प्रकृति से प्यार हुआ तो बाग समझ में आया, बाग का जीवन समझ में आया। फिर जो इंसानियत है, उस इंसानियत ने बंदूक छुड़वा के श्रमनिष्ठ इंसान बनाने का इंसानी काम शुरू करवाया। ये काम वाकई ही तुमने ठीक कहा कि यह संभव है, मैं मानता हूं यह संभव है, पर ये काम जब मन में आ जाते हैं करने के लिए तो बहुत आसान और संभव होते हैं। फिर आपको ये काम जैसे नहीं लगते, फिर आप अपने पूरे पागलपन के साथ इन कामों में जुट जाते हैं। वही हुआ मेरे जीवन। तो अब तक कितने बागियों को आप खेती के काम में लगा चुके हैं? 3000 से ज्यादा बागी। वाह, क्या बात है, 3000। 3000 से ज्यादा बागी, छोटी छोटी 9 नदियों के बेसिन के, और ये जो 9 नदियां, ये कितने बड़े इलाके को कवर करते होंगे? ये करीब, ये जो पूरा बागी बेल्ट है, ये करौली, धौलपुर, थोड़ा सा बहुत मामूली सा हिस्सा सवाई माधोपुर और दौसा का। अच्छा, ये मतलब कि जो राजस्थान के हिस्से में जो चंबल का इलाका है, बिहड़ का, वो इलाका, मैं समझता हूं कि ये करीब 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका होगा। वाह, बहुत बड़ा काम है। इसमें कुल मिला के तो छोटी छोटी 23 रिवुलेट्स हैं, नदियां हैं। इन सब पे हमारा काम है, क्योंकि ये पूरा वही इलाका है, लाल पत्थर वाला, बिना मिट्टी वाला, बिना हरियाली वाला। अभी ये जो जितना काम हुआ है वो कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने और कितने तालाबों को बनाने से हुआ है? देखो, अभी तक हमने 11 नदियां, तो अलवर का जो ये बेल्ट है जी, जयपुर, दौसा के रीजन में छोटी छोटी 11 नदियों को पुनर्जीवित किया और 9 नदियों को चंबल की बेल्ट में किया, जो पेरेनियल हो गई है। पिछले साल गर्मियों में, वाह क्या बात है, पिछले साल गर्मियों में जून के महीने तक, आखिर तक जब तक बारिश हुई, उनमें पानी बह रहा था। पिछले साल सूखे का साल था, कमाल। सूखे के साल में जिसमें जून में पानी रहा हो, मैं उनको पुनर्जीवित नदी मानता हूँ। तो ये जो नदियां हैं, अभी कुछ नदियों पे काम होना, जानना थोड़ा और बाकी है। मैं समझता हूँ कि भारत भर में हमने
23-24 नदियों को जिंदा किया। वाह, पूरे देश में? हाँ, और 15,800 स्ट्रक्चर बनाए। हम हर साल 1000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं। और सब समाज के सहयोग से? सब समाज के सहयोग से। पहले हम थोड़ी कम बनाते थे, अब थोड़े काम करने वाले हमारे साथ ज़्यादा हो गए हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर तो लोग अपने आप, जब हम थोड़ा ट्रेनिंग कर देते हैं तो हमारी ट्रेनिंग के बाद वो अपने आप बना लेते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ती है जी। जो निहायत गरीब इलाका है वहाँ थोड़ी मदद कर देते हैं, जो अच्छे इलाके हैं वहाँ लोग अपने आप बना लेते हैं। जैसे चंबल में हमें बहुत मदद करनी पड़ी, मेवात के काम में हमें बहुत मदद करनी पड़ी, जैसलमेर बाड़मेर के काम में हमें मदद करनी पड़ी। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हमें मदद करनी पड़ती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो लोग अपने आप बना लेते हैं। अलग अलग तरह के काम, अलग अलग तरह के लोग। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक डिजाइन तुमने दिया और बस उस डिजाइन से सब काम हो जाए। ये सारे के सारे काम भू सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करके जल संरचना की विधि, जल संरचना का आकार, जल संरचना के लाभ का स्वरूप, ये सब समुदाय के साथ तैयार करके ये काम हमने किए। जितना आपने काम किया है, इसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका कुछ अंदाजा है आप? इसका सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, क्लाइमेटिक, एनवायरमेंटल, मतलब जो भी काम होता है सारी चीजें अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती हैं। बराबर बराबर। तो आपके काम ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कितना योगदान किया, इसका कोई? मुझे इसका पूरा अंदाज है, और ये अंदाज कराने में तुम्हारे जैसे पत्रकारों की भी मदद है, इंदिरा खुराना जैसे वैज्ञानिकों की भी मदद है, अशोक खुराना जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स, हिंदुस्तान के जो CPWD के डायरेक्टर जनरल रहे, सेक्रेटरी रहे जी, इन सब बहुत सारे लोगों का योगदान है इन सब चीज़ों को समझने में, समझाने में। प्रेम निवास शर्मा जैसे क्लाइमेट के वैज्ञानिक का, सामाजिक परिवर्तन के लिए रमेश शर्मा जैसे, और इस काम का सोशल एस्पेक्ट समझने के लिए हमारा सरोज मिश्र जैसा पत्रकार। तो ये सब लोग जो है ना भाई, इन सब लोगों के योगदान से ही आपकी ये सब समझ बनती है, और उस समझ से ही आप अपने काम को पहचान पाते हैं। नहीं तो हम पागलों की तरह अपने काम में लगे रहते हैं, हमें कुछ अंदाज ही नहीं होता। जब आप जैसे लोग जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि देखो यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब तुम्हारे जैसे लोग जाके कहते हैं अरे मथारा गांव का तो मथुरा ही बन गया, तुम उन लोगों से सुन के कहते हो। तो ये जो मेरा इंप्रेशन है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तरुण भारत संघ दुनिया का एकमात्र संगठन है जो पिछले 5 दशकों से केवल और केवल और केवल पानी पर, जी बिल्कुल, और प्रकृति के साथ काम कर रहा है। इस काम का जो असर है बताने लायक वो ये है कि इस काम ने भारतीय ज्ञान तंत्र से जो भी कुछ सीखा, उसमें बाढ़ और सुखाड़ का अनुकूलन राजा जनक के अपनी रानी के साथ मिलकर हल चलाने से सीखा कि सुखाड़ का इलाज श्रमनिष्ठ किसानी में है। जब राजा जनक अपने काल में सुखाड़ से
मुक्ति के लिए अपनी रानी के साथ मिलकर हल चलाता है, उसके पसीने की बूंदों से मिट्टी में जो भी बीज है वो जम जाता है, अंकुरित होता है, प्रकृति प्रसन्न होती है और फिर बादल आके बरसने लगते हैं। ये जो भारतीय समय सिद्ध अनुभव हमें बताते हैं, हमने उन्हीं अनुभवों को अपने विज्ञान का आधार बनाया और उन्हीं के आधार पे हमने छोटी छोटी जल संरचनाओं का निर्माण लोगों के देशज ज्ञान से किया। साइट सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के मोबिलाइजेशन तक सारे के सारे काम हमारी कम्युनिटी ने किए। इसलिए ये जो पूरा काम है ये कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का काम है। जी। हिंदी में कहूं तो ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का नमूना है। इसमें जो भी हमने जोहड़ बनाए, ताल बनाए, तलैया बनाई, पोखर बनाई, जोहड़ी बनाई, बांध बनाए, ये सारे डिजाइन भू सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करके जो भी हमारी एग्रो इकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, हाइड्रोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके हमने अपने काम के डिजाइन लोगों से सीख कर तय किए जी। और सीख कर उनसे काम किया। इसलिए ये जो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन है ये कॉन्टिन्यूटी में हुआ। इसकी कॉन्टिन्यूटी 5 दशकों की कॉन्टिन्यूटी ने जहां जहां ये काम हुआ, 2024 में करौली में, धौलपुर में भयानक बारिश हुई जी। लेकिन जहां ये काम हुआ धौलपुर में, करौली में, वहां बाढ़ नहीं आई। बाढ़ नहीं आई। अलवर में जहां ये काम हुआ वहां पानी की बाढ़ नहीं आई, सुखाड़ भी नहीं आया। तो ये जो काम है, हाँ, जो बारिश हुई उसको आपने रोक लिया। बारिश जो हुई उसको जगह जगह रोक लिया, एक जगह नहीं रोका। जी। कॉन्टिन्यूटी में ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए वो जो पानी क्वांटम में एक जगह इकट्ठा होता है तो बाढ़ आ जाती है, जब आप उसको जगह जगह रोकते हैं तो बाढ़ नहीं आती। तो हमने वर्षा जल के वाटर का जो फ्लो था उसको स्लो कर दिया, तो मिट्टी का कटाव रुक गया, मिट्टी का जमाव रुक गया। ये जो है असली जल विज्ञान। हाँ, फिर उस जमीन पे खेती होने लगी, फिर एक भी फसल फेल नहीं हुई। तो ये जो खेती का काम है, ये खेती का काम पानी के बिना संभव नहीं है। अरे बिना पानी होके ही तो ये सब चंबल में बागी बने थे। जब ये बेपानी हुए तो बागी हो गए, अब पानीदार हो गए तो अब इज्जतदार हो गए, मालदार हो गए, समझदार हो गए। तो देखो, पानी जो है ना वो पसीने से आता है, और जब पानी आ जाता है तो पैसा आ जाता है। इसका गणित तुम्हें बताऊं, मैं आपको 30, 40, 300 गांवों की कहानी बता सकता हूं, पर तुम्हें समझने के लिए एक गांव की कहानी बताता हूं। हाँ, वो आपने मथारा का जिक्र किया। हाँ। वहां हम गए भी थे। हाँ, और उसकी कहानी हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। मथारा से मथुरा कैसे बन गया? क्योंकि वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमारा गांव तो मथारा से मथुरा हो गया। हाँ, मथारा गांव कंप्लीटली बेपानी होके उजड़ गया था। उस दिन कहा ना, हम सब गाय भैंस लेके चले जाते थे। तीन नदियों का उद्गम है वो। हाँ, मथारा से 3 नदियों का जन्म होता है। मथारा से 3 नदियों का जन्म, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं।
ना खेत में, ना कुएं में, ना बावड़ी में। तो सब बेपानी होके अपनी गाय भैंस लेके खोल के चले जाते थे गर्मियों में। इन्होंने हमारा मंडरायल तहसील में काम देखा, मथारा के लोगों ने। फिर महाराजपुरा में, भूडखेड़ा में, कोरीपुरा का काम देखा इन्होंने, और इन्होंने कहा भाई हमारे भी करो। इनके यहाँ काम चालू हो गया। पहले ही साल में इतना पानी हो गया कि इनको गांव छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ा। दूसरे साल में इतनी खेती होगी कि जो पहले बैग बस में भर के खरीद के लाते थे 10 किलो आटा, अब तो ये 10 क्विंटल नहीं 100 क्विंटल एक एक परिवार बेच रहे हैं। 3 गांव में ₹17 करोड़ का केवल विशुद्ध मुनाफा हुआ। क्या बात है, 17 करोड़ 3 गांव। कैसे हुआ? कमाल है। और ये 17 करोड़ लोग कितने हैं कुल? 150 परिवार। ओह, 150 परिवारों के 17 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो मुझे तू ये बता, इससे बड़ी कोई डकैती होगी क्या? और ना पुलिस को कुछ देना, ना किसी को कुछ देना। असली डकैती तो ये है। डकैती है। और ये डकैती होगी केवल पानी से। फिर बंदूक उठाने की क्या जरूरत? फिर क्या रही भाई? अब सबके पास मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, एक ही घर में 2-2 ट्रैक्टर हैं, कारें हैं, 100 भैंसे हैं, कार है, सब आ गए ना भाई। पानी जहां आता है वो प्यार की समृद्धि ले आता है, शांति तो आती ही है। एक बात समझ लो, यदि मथारा की कहानी सुनना चाहते हो तो, मथारा में जब कुछ नहीं था तब बंदूक थी। जब पानी आ गया तो बंदूक अपने आप गायब हो गई। ये कोई अपराधी तो थे नहीं जी, ना अपराध करते थे, पर भाई कोई भूखा मरता क्या ना करता। तो जब पानी आ गया तो प्यास भी मिट गई, भूख भी मिट गई, और हरियाली इतनी ज्यादा हो गई कि वो जो जलवायु परिवर्तन का संकट था, वो जो क्लाइमेटिक इमरजेंसी थी, सब खत्म हो गई। हरियाली ने खत्म कर दी, पानी ने खत्म कर दी, मिट्टी की सेहत ठीक हो गई, क्योंकि हजारों हजार भैंसे आ गई, गोबर होने लगा, क्विंटलों दूध होने लगा एक एक घर में। बच्चों के पास अपने काम करने के लिए मौका आ गया, क्यों किसी की नौकरी करने के लिए जाना, अपने घर में रह के काम करने लगे। तो ये जो प्यार की समृद्धि है वो पानी लेके आता है। प्रेम की समृद्धि मथारा को मथुरा बना दी। मथारा के लोग अपराधी नहीं थे, कोई अपराध नहीं करते थे, अच्छे सच्चे साफ दिल के अच्छे इंसान थे। पानी आया तो उनकी इंसानियत और ज्यादा अच्छी हो गई, और हरियाली आई तो हरियाली ने जो एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसें थी, उन गैसों को अपने अंदर सोख लिया। जलवायु परिवर्तन शमन का भी काम हुआ। हाँ, अपने आप एक तीर से कई सारे निशाने। एक तीर से कई निशाने।